हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, जो पिछला वीडियो आप देखे थे सामान्य अध्ययन का सक्षमता परीक्षा 2024 जो आपका फरवरी में होने जा रहा है, उस पर सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था। उसी का नेक्स्ट पार्ट 25 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चूँकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है तो हमें जो है जितना जल्द हो सके इसका तैयारी करना है। और ये जो आपको सिलेबस या जो भी आपकी तैयारी सामान्य अध्ययन का आपके सामने है, दिख रहा है, ये बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 पे आधारित पूरी तरह से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। हमारे सामने ऑप्शन A, B, C और D और E भी है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कि अनुच्छेद 360 जो है, यानी कि आपको C नंबर जो है उसका उपयोग करके भारत का राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। इसमें एक और बात आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग जो है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसमें हमको जो ऑप्शन डैश जो शुरू में खाली स्थान जो है उसको भरना है। उसमें हमारे पास ऑप्शन है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार और परीक्षा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको B नंबर, मतलब परम आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। बलवंत राय मेहता है वो जो है किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। हमारे पास ऑप्शन है त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय और ग्राम स्तरीय। तो इसका सही उत्तर जो आपको है वो है A नंबर, यानी कि त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की उन्होंने अनुशंसा की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है तानाशाह सरकार, B में है निरंकुश लोकतांत्रिक सरकार, C में है अध्यात्मक सरकार और D में एक से अधिक। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन जो है इसमें सही उत्तर आपको हो जाएगा E नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर है आपको संसदीय सरकार को पूर्णता, मतलब कि संसदीय जो सरकार होती है उसको पूर्णता जो है उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथी नियोजित शिक्षकों को, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द उनका भी तैयारी
हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि डैश से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। यानी कि डैश जो है उसमें कुछ ये जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन, इसमें से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। तो इसका सही उत्तर है आपको जन्म दर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से लग रहा है। तो चलिए इसका हम लोग सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर आपको है सी, यानी कि उपयोग विधि। इसका सही उत्तर हमारे पास क्या है, उपयोग विधि से जो है हम लोग मतलब कि भारत में गरीबी को मापने के लिए जो खर्च होता है उसी को प्रयोग विधि, उपयोग विधि भी कह सकते हैं। उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है सिक्किम एक नया राज्य बना है। सिक्किम एक राज्य नया बना है, वो कौन सा संशोधन है, मतलब संविधान में कोई संशोधन की वजह से सिक्किम एक राज्य बना है। तो सिक्किम जो एक राज्य बना है वो संविधान में कौन सा संशोधन की वजह से सिक्किम एक राज्य बना है। तो इसका हमारे पास सही उत्तर जो है इसमें से एक भी जो ऑप्शन है आपको वो नहीं है। यानी कि हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपको ई नंबर। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना है। तो यहाँ पे 33 है, 34 है, 35 है, यानी कि 36वें संविधान यहाँ पे आप को लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम एक नया राज्य बना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर एक नदी है, इसमें पूछ रहा है कि किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर जो है हमको ए में गंगा है, बी में हुगली है, सी में पद्मा है और डी में ब्रह्मपुत्र है। तो दामोदर हमको बी नंबर यानी कि हुगली नदी की सहायक नदी है। अब गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि है। तो इस तरह से हमारा जो है सिंधु नदी की भी, सतलज है, चिनाब है, रावी है, इस तरह से 2-3 है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर सही दिया गया। यानी कि यहाँ पे सब 3 हेडक्वार्टर 4 हेडक्वार्टर 3 हेडक्वार्टर का नाम लिया गया है और उसका नाम दिया गया है उसके स्टेट के सामने। तो इसमें कौन सा सही है वो आपको पता लगाना है। तो इसमें सही उत्तर आपको हो जाएगा बी, यानी कि WTO जो है वो जिनेवा में है, बाकी UNA जो है वो न्यूयॉर्क में है, UNO न्यूयॉर्क में है, बाकी ये आपको गलत है, ये भी आपको जो है ILO जो है वो भी गलत है। तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था। यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसका नाम था किसके दरबार से संबंधित था। तो वो उसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, बिंबिसार। उसका सही उत्तर होगा आपको बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जीवक जो है किसके दरबार से था, तो बिंबिसार के दरबार से था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। यानी कि यहाँ हमको पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो इसमें ना हमको ऑप्शन दिया हुआ है अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। तो इसका हमारे पास सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनाईमुड़ी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2696। आपको यहाँ लिखते हैं, आप लोग यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है अनाईमुड़ी की। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है कि निम्न में से
किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ पे हमको 3-4 भाषा दिया हुआ है, उसको पूछ रहा है कि इसमें से शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमारे सामने है ए तमिल, बी मैथिल, सी तेलुगु। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा बी, यानी कि मैथिली को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि तमिल को हो गया है, संस्कृत को हो गया है, तेलुगु को हो गया है, कन्नड़ को हो गया है, मलयालम, इन सभी को, उड़िया को हो गया है। तो इन सब के अलावा जो है सिर्फ मैथिली यहाँ पर है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में कौन दोनों नाम संबंधित है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है दो नाम है, एक दूसरे से वो रिलेशन में है, तो कौन सा है उसमें। तो चलिए इसका आपको आंसर खोजते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पहला दिया है गोल्फ, पोलो, सासर, फुटबॉल, बिलियर्ड्स, वॉलीबॉल। इसका सही उत्तर है बी नंबर, यानी कि सासर का फुटबॉल से संबंध है, बाकी इन लोगों का नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हमारे पास कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है और सक्षमता परीक्षा जो कि आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 जो भी उसका सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम उसके आधार पर यहाँ सवाल पूछा जाने वाला है। तो हम लोग उसी के आधार पर ये बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 से सेलेक्टेड सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छा, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द मानसून को डैश शब्द में मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ मौसम है। यानी कि शब्द मानसून जो है उसको मौसम शब्द से लिया गया है, यानी कि नीचे में भाषा दिया हुआ है, वो किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर आपको जो होगा वो होगा ए, यानी कि अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने नियोजित जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको कीजिएगा शेयर, ताकि उनको भी जल्दी से जल्दी तैयारी हो सके। आज हम लोग 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो समान अध्ययन से है उनको हल करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। यानी बाघ संरक्षण के लिए जो है जागरूकता के लिए विश्व स्तर पे बाघ दिवस कब मनाया जाता है। इसमें है 26 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई और 27 जुलाई। तो इसका हमको सही उत्तर जो है इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि इसका जो है वो सही उत्तर है 29 जुलाई। क्या है 29 जुलाई। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ई नंबर, 29 जुलाई। तो इस तरह से आप लोग जहाँ पे समझ में नहीं आए तो इस तरह से हम लिख देते हैं, ताकि आप लोग देख के क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। तो इस हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूरा रूप हमसे पूछ रहा है, यानी कि उसका सीपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका हमारा हो जाएगा कि ए में देख रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बी में कैपिटल प्राइस इंडेक्स है, सी में कस्टमर प्राइस इंडेक्स है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। कौन सा बल है जो हमारे सौर मंडल की संरचना को, ये क्वेश्चन आपको वो जीएस में साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। तो कौन सा बल है जो हमको सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो उसका उत्तर आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ए नंबर। इसको आप लोग पढ़े भी होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं उसको। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता, पौधों को जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। इसका सही उत्तर
क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका हमारे पास जो सही उत्तर है ये डी नंबर है, यानी कि दो इसका जो ऑप्शन सही है। ये पौधे में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। तो ये ए नंबर सही है। और जब पौधों की ऊर्जा जानवरों की अपेक्षा कम होने का जो है निम्न कारण है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। दो ऑप्शन सही है जिसकी वजह से इसका उत्तर जो आपको वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा, निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्न में से श्वसन प्रणाली का हिस्सा जो नहीं है उसको हमें खोजना है। तो उसका हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक श्वसन नली जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि मेडुला जो है वो आपको उसका श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, जो कि हमारा है साइंस से क्वेश्चन है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वो इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वैसे ही रह जाता है और डी एक से अधिक। तो इसका हमारे पास जो है वो सही उत्तर होगा ए, यानी कि बढ़ता है। और हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर जो है वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो खटास जो है उसका कम हो जाता है। इसका आप समीकरण भी है कि H2O को अगर हम तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस में हो जाएगा, जिसमें जो है सो जल मिलाने में जो है OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? मतलब कि निष्क्रिय गैस जो होता है वो समूह है, तो कौन सा समूह है जो निष्क्रिय गैस के समूह में आता है? तो इसका हमारे पास सही उत्तर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि 18वां वर्ग एवं शून्य समूह निष्क्रिय गैस दोनों है, यानी कि बी और डी, बी और सी, बी शून्य समूह और सी 18वां वर्ग, यानी कि निष्क्रिय गैस दोनों में आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाकू से काटने का बात है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जो धातु है यानी मेटल है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो ये इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, यानी कि ए और बी दोनों सही उत्तर है। ए और बी दोनों, सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जिसका सही उत्तर आपको हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? यानी कि फूल के सेंटर में जो है वो कौन सा फूल है जो फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है? वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला में है अंडक, दूसरा में है बाह्यदल, तीसरा में है पुष्प और डी में है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ए, यानी कि अंडक। अंडक जो है वो फूल के केंद्र में मौजूद होता है और पुष्प जो है एक डंठल द्वारा तने से संबंध होता है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के स्क्रीन पर आने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग पढ़े होंगे कि
आपतन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण वाला क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आया होगा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है और निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो इसमें जो है आपको डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से सही कथन है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये सही बात है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, ये भी है। तो 1 और 2 सही है और 2 और 3 ये भी है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 और 3 ऑप्शन ए भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। ए ऑप्शन भी दिया हुआ है, 2 निर्गत कोण आपतन किरण के समानांतर होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा जो दिया हुआ है वो तीनों सही है। और इसके बाद यहाँ दिया हुआ ए बी सी में जो देख रहे हैं आपको, ए में है 2 और 3, तो 2 और 3 सही है। बी में है 1 और 3, तो वो भी सही है। और सी में है 1 और 2, तो वो भी सही है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो हो गया वो आपको वो डी होगा, क्योंकि ये तीनों सही है। आपको ये जो है आपको तीनों सही है। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज के इसका सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें है कि निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण में के संबंध में गलत है। इसमें गलत हमको तलाश करना है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यह ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा आपको है विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो कि गलत लग रहा है। सी में देखते हैं। सी में है कि विद्युत बल्ब के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, जी सही बात है, जो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा इसका जो है वो सही उत्तर जो हो जाएगा, यानी कि हमको गलत खोजना है। तो गलत जो है आपको हीटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, वो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में बने रहने के लिए, हम तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं अभी आप सभी नियोजित शिक्षकों को है कि हम सक्षमता परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।